हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 10 कवर करेंगे, जो कि संसद का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, आई होप आप सबने देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिए। मुझे पता है कि कुछ लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए होंगे, क्योंकि थोड़ी सी बीच में थोड़ा गैप हो गया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस। बट कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि अब आगे से कंटिन्यू रहे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। शून्यकाल किस वर्ष शुरू किया गया था? ठीक है, तो यह स्टार्ट हुआ था 1962 में। आंसर हो जाएगा सी। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह भारत की ही देन है या फिर कहीं और से लिया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे संविधान में बहुत सी चीज़ें कहीं और से ली गई हैं। कहीं और इन द सेंस कि अन्य देशों के संविधानों से ली गई हैं। ठीक है, तो ये जो है शून्यकाल से रिलेटेड यहाँ भी आएगा वो फैक्ट। प्रश्नकाल के तुरंत बाद, जब ये चीज़ मैंने आपको उस दिन बता दी थी, क्योंकि उस दिन लास्ट क्वेश्चन जो था वह प्रश्नकाल पर था। तो मैंने आपको बताया था कि प्रश्नकाल के बाद जो चीज़ आएगी वो क्या स्टार्ट होगा? शून्यकाल। ठीक है, ये जो कि 12 से 1 बजे के बीच में होता है और प्रश्नकाल होता है 11 से 12 के बीच में। शून्यकाल शुरू होता है। शून्यकाल संसदीय प्रक्रिया में भारत की देन है। यह 1962 में शुरू किया गया था। ठीक है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भारत की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंदा प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? क्या सिर्फ लोकसभा में, या फिर सिर्फ राज्यसभा में, या दोनों में, या फिर कहीं पर भी नहीं लाया जा सकता? तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर भी नहीं लाया जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। आंसर है ए। निंदा प्रस्ताव किसी मंत्री या पूरे मंत्रिपरिषद की नीतियों के प्रति असहमति व्यक्त करने हेतु लाया जाता है। अभी नाम से ही पता चल रहा है, निंदा यानी किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज करना। आप उस चीज़ की जो है निंदा कर रहे हो या फिर उस चीज़ की आलोचना कर रहे हो, वॉट एवर इट इज़। यह प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। यदि लोकसभा में यह प्रस्ताव सिद्ध हो जाता है, मीन्स टू से कि वह पारित हो जाता है पूरे तरीके से, तो मंत्रिपरिषद के ऊपर दबाव बढ़ जाता है कि वो लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। ठीक है, नेक्स्ट है, स्थगन प्रस्ताव को लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है? तो वहाँ जो समर्थन अनिवार्य है 50 सदस्यों का। आंसर है डी। किसी अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराने हेतु सदन की नियमित कार्यवाही को स्थगित कराना स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य होता है। यह प्रस्ताव लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। इसके लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन एवं पीठासीन अधिकारी की अनुमति अनिवार्य है। नेक्स्ट है, साधारण विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो जो साधारण विधेयक होता है उसके लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं निर्धारित किया गया है कि वह केवल लोकसभा या राज्यसभा में ही जो है पेश किया जाएगा। वह दोनों में से किसी में भी हो सकता है। आंसर यहाँ पर सी है। ठीक है, धन वित्त व संविधान संशोधन से भिन्न सभी विधेयक साधारण विधेयक की श्रेणी में आते हैं। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि साधारण विधेयक कौन से होते हैं। कुछ नहीं है, आप सिर्फ ये याद कर लीजिए कि साधारण कौन से नहीं है। तो वो 3 ऐसे हैं जो साधारण नहीं है। पहला है वित्त विधेयक, दूसरा है धन विधेयक, तीसरा है संविधान संशोधन विधेयक। इनके अलावा जितने भी मैटर से रिलेटेड कोई भी विधेयक आएंगे वो साधारण विधेयक होंगे। यह विधेयक संसद के किसी भी सदन में किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। इसे प्रस्तुत करने से पहले संसद को अग्रिम सूचना देनी पड़ती है। इतना तो करोगे, अब इतना भी नहीं करोगे। नेक्स्ट है, साधारण विधेयक को लेकर राष्ट्रपति के पास कितने विकल्प होते हैं? तो जो हमारा साधारण विधेयक होता है उसको लेकर के प्रेसिडेंट के पास जितने भी विकल्प होते हैं, ठीक है, तो वो 3 विकल्प होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। कौन से 3 विकल्प हैं वो एक बार देख लेते हैं। साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाता है। इसे स्वीकृति हेतु प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है और इसे लेकर उसके पास 3 विकल्प होते हैं। कौन से हैं? पहला है, वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है कि हाँ भाई चलो ये आपका जो है नियम अधिनियम वॉटेवर ये बन गया, आपका पूरा पारित हो चुका है। या फिर स्वीकृति देने हेतु विधेयक को रोक सकता है, या फिर वह पुनर्विचार हेतु विधेयक को सदन में वापस लौटा सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रहे कि उसने वापस लौटा तो दिया है, अगर इसके बाद वापस से वह सदन में किसी भी संशोधन के साथ या फिर बिना किसी संशोधन के दोबारा से प्रेसिडेंट के पास वो विधेयक जाता है, तो प्रेसिडेंट उसको पारित करने के लिए, उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। ये चीज़ यहाँ लिखी होगी, यहाँ ये लिखी हुई है इसमें।
जो मैंने आपको पहले ही बता दी। राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति देता है तो अधिनियम बन जाता है, यदि अस्वीकार करता है तो निरस्त हो जाता है। यदि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदन को वापस भेजता है और सदन संशोधन या बिना किसी संशोधन के उसे राष्ट्रपति को दोबारा भेजता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, इस पर सहमति देने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट है, किस विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों में गतिरोध होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। ठीक है, इनडायरेक्टली ये चीज़ पहले बताई जा चुकी है। साधारण विधेयक पर ऐसा हो सकता है और किसी पर नहीं हो सकता। खास तौर से इसके बारे में जो प्रश्न बना है वो ये है कि क्या संशोधन विधेयक पर अगर कोई मतभेद होता है तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। प्रश्न आ चुका है, नहीं बुलाई जा सकती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ये है। साधारण विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों में गतिरोध होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। किस आर्टिकल के तहत बुलाता है, बता चुकी हूँ पहले, 108। धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? यहाँ 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेते हैं करेक्ट आंसर। अगर इन तीनों में से कोई एक है तो चौथे को नहीं देखेंगे, नहीं तो फिर देख लेंगे। 110 में है, ठीक है। धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में है। एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है, एज आई टोल्ड यू। एंड जो इसका निर्णय होता है वह अंतिम माना जाता है किसका, लोकसभा अध्यक्ष का। इस संदर्भ में उसके निर्णय को कोई भी चुनौती नहीं दी जा सकती है कहीं पर भी। धन विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? सांसद के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या फिर किसी अन्य मंत्री के द्वारा। तो यह विधेयक पेश किया जाता है, जो धन विधेयक होता है ये किसी भी मंत्री के द्वारा पेश किया जा सकता है। ऐसी कोई वो नहीं है कि ये राष्ट्रपति के द्वारा ही या फिर सांसद के द्वारा ही पेश किया जाएगा। धन विधेयक केवल लोकसभा में किसी मंत्री द्वारा राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी तभी वह पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति बाद में भी इसे सहमति दे ही देता है, ठीक है। इससे प्रस्तुत किया जाता है, पूर्वानुमति के बाद इसको पेश किया जाएगा किसी भी मंत्री के द्वारा। कहाँ पर? केवल लोकसभा में। ये प्रश्न पूछा हुआ है। धन विधेयक हेतु सारी शक्तियां लोकसभा के पास हैं। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती है, सिर्फ सिफारिश दे सकती है कि हाँ ऐसा कर लो वैसा कर लो। लेकिन एक बात और है कि वो जो ऐसा वैसा करने के लिए कहेगी ना, उसको मानने के लिए भी लोकसभा बाध्य नहीं है। हम मानेंगे या नहीं मानेंगे हमारी मर्जी, सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की, लेकिन उसकी सिफारिश लोकसभा मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। अब इसके बाद भी एक और चीज़ है, 14 दिन के अंदर यदि राज्यसभा धन विधेयक को स्वीकृति नहीं देती है तो यह विधेयक राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। आपको 14 दिन के अंदर कोई सिफारिश देनी है तो दो, नहीं तो हम मान लेंगे कि आप राजी हो, समझ रहे हो, तो कोई आपकी बात नहीं सुनी जाएगी 14 दिन के बाद। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश किया जाता है? तो ऐसा जो उल्लिखित किया गया है वह 117 में है, आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 117 में उल्लिखित है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश किया जाता है। नेक्स्ट है, किस विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों के पास समान शक्तियां होती हैं? साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के संदर्भ में होती है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। वित्त संबंधी मामलों से संबंधित विधेयक वित्त विधेयक कहलाते हैं। हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। एक सेकेंड, उसके बाद लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। वित्त विधेयक व साधारण विधेयक की प्रक्रिया समान होती है। इनके संदर्भ में दोनों सदनों के पास समान शक्तियां होती हैं। किसके संदर्भ में? वित्त विधेयक के संदर्भ में और साधारण विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान कितने तरह की निधियों की व्यवस्था करता है? तो संविधान जो है 3 तरह की निधियों की व्यवस्था करता है। वह कौन सी हैं? पहली है संचित निधि, लोकलेखा निधि, आकस्मिक निधि। ये तीनों निधियां होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचित निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संचित निधि का जो उल्लेख किया गया है वह संविधान के 266 के क्लॉज 1 में किया गया है, आंसर ए हो जाएगा। संचित निधि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266 के क्लॉज 1 में किया गया है। भारत सरकार को प्राप्त होने वाला सारा धन, चाहे वह कर से प्राप्त हो, राजस्व तथा ऋण उधार से प्राप्त होने वाला राजस्व, जितना भी मतलब प्राप्त होता है उनको किसी भी तरीके से इसी में जमा होता है। संसद द्वारा विनियोग विधेयक या फिर अनुपूरक अनुदान संबंधी विधेयक पारित
करने पर ही इस निधि से धनराशि निकाली जा सकती है। इस फैक्ट को दोबारा से पढ़ लीजिए। संसद द्वारा विनियोग विधेयक या फिर अनुपूरक अनुदान संबंधी विधेयक पारित करने पर ही इस विधि से धनराशि निकाली जा सकती है। उसका एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आप कैसे भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक लेखा निधि का उल्लेख किया गया है? अभी ऊपर संचित निधि की बात की गई थी, यहाँ लोक लेखा निधि की बात की जा रही है, जो कि क्लॉज 2 में किया गया है, 266 के क्लॉज 2 में। संविधान के अनुच्छेद 266 के सेकंड क्लॉज में लोक लेखा निधि का उल्लेख है। भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धनराशियाँ भारत के लोक लेखा निधि में जमा की जाती हैं। इससे धन निकालने के लिए सरकार को संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है, कौन सी निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है? तो जो राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है वह आकस्मिक निधि होती है। आंसर है सी। संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद को एक आकस्मिक निधि स्थापित करने की शक्ति दी गई है। किस अनुच्छेद के अनुसार? 267 के। यह एक ऐसी निधि है जिसमें संसद द्वारा पारित कानूनों द्वारा समय समय पर धन जमा किया जाता है। यह निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है तथा देश की आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा इस निधि से सरकार को धन उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट है, किसके आधार पर संसदीय समितियों का गठन होना शुरू हुआ था? किसके आधार पर हुआ था, ये प्रश्न है यहाँ पर। तो वह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के आधार पर हुआ था, जो कि 1919 में आया था। आप सभी को याद होगा, पढ़ा चुके हैं इसके बारे में। आंसर है बी। भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के आधार पर 1921 में, ये चीज़ें स्टार्ट 1921 में हुई है, लेकिन वह 1919 में ही आए थे। 1921 से संसदीय समितियों का गठन होना शुरू हुआ था। भारतीय संविधान में संसदीय समितियों के बारे में कोई उपबंध नहीं किया गया है। भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट है, अपनी प्रकृति के आधार पर संसदीय समितियों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? ठीक है, तो इनको किया जाता है 2 भागों में। आंसर क्या है आपका? ए। अपनी प्रकृति के आधार पर संसदीय समितियों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहली है स्थायी और दूसरी है स्थायी समिति का गठन। एक सेकंड। समय समय पर संसद के अधिनियम के उपबंधों अथवा लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के अनुसार किया जाता है। अस्थायी या तदर्थ समितियां, दूसरी वाली जो है वो अस्थायी है, वहाँ पर अस्थायी गलती से टाइप हो गया है। अस्थायी या तदर्थ समितियां होती हैं दूसरी, जो कि अस्थायी समिति का गठन किसी विशेष कार्य हेतु होता है। कार्य पूरा होते ही उस समिति अपना प्रतिवेदन जो है दे देती है और इस समिति को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, आप सभी ने सुना होगा कि किसी भी कार्य के लिए ये समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष ये हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत इजी सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्या इसको समझाऊं। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? ये संसदीय समितियों का टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ जितनी आपको नीड है उतना बताया जा रहा है। ठीक है, तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, प्रश्न यहाँ से बनता है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 22। आंसर हो जाएगा बी। अभी जानते हैं कि कहाँ कहाँ से कितने सदस्य लिए जाते हैं। लोक लेखा समिति का पहली बार जो गठन हुआ था वह 1921 में हुआ था। 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत किया गया था। अभी बताया था ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उससे स्टार्टिंग हुई थी 1921 में। अधिनियम 1919 का है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं। ये प्रश्न पूछा हुआ है भाई, याद रखना, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये संसदीय समितियों से, मतलब तीनों समितियों के बारे में यही चीज़ पूछी जाती है कि कितने सदस्य हैं, किस किस से कितने लिए गए हैं, कौन से सदन से, कार्यकाल कितना है। ठीक है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का कोई सदस्य चुना जाता है। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य इस समिति में शामिल नहीं होता। किस समिति का मुख्य कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना है? यह कार्य होता है लोक लेखा समिति का। आंसर है ए। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना है। यह समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। इस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं? तो वह समिति जिसके सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं वह प्राक्कलन समिति है, सबसे डिफरेंट यही है। और इसमें कुल मेंबर 30 होते हैं, ठीक है। पहली बार जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे ये। इनकी सिफारिश पर 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। इसे स्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है और इस समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 लोकसभा से होते हैं। यह संसद की सबसे बड़ी समिति मानी जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका कार्य सार्वजनिक व्यय में किफायत के लिए सुझाव देना है? तो यह कार्य होता है प्राक्कलन समिति का। आंसर है बी। प्राक्कलन समिति एक स्थायी समिति है। इसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वह लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा होती है। इस समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इसका प्रमुख कार्य बजट में सम्मिलित प्राक्कलनों की जांच करना तथा सार्वजनिक व्यय में किफायत के लिए सुझाव देना होता है। तो कार्य पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, उसका कार्यकाल पूछा जाएगा, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है ये पूछा जाएगा, सदस्य कहाँ से आते हैं ये पूछा जाएगा, कितने सदस्य होते हैं ये पूछा जाएगा। सार्वजनिक अथवा लोक उपक्रम समिति में राज्यसभा से कितने सदस्यों को शामिल किया जाता है? तो उससे जो है 7 सदस्यों को शामिल, एक सेकेंड, सार्वजनिक अथवा लोक उपक्रम, हाँ ठीक है, केवल राज्यसभा के पूछे गए हैं, ओके। 7 सदस्यों को शामिल किया जाता है। अभी जान लेते हैं टोटल कितने होते हैं, ठीक है। टोटल 22 होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। सार्वजनिक अथवा लोक उपक्रम समिति का गठन 1964 में कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर किया गया था और इस समिति में 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसका प्रमुख कार्य होता है लोक उपक्रमों, सरकारी कंपनियों अथवा जैसे एयर इंडिया, जीवन बीमा निगम आदि के लेखों की जांच करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। कितने मत प्राप्त ना हो सके उसको 1/6 जो है प्राप्त नहीं हो सके। यहाँ पर नहीं है ऑप्शन में, तो आंसर यहाँ डी हो जाएगा क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है। हाँ ये आ गया। लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 पार्ट जो है नहीं जो है हासिल कर पाता है या प्राप्त कर पाता है तो वह अपनी जमानत राशि को है खो देता है या फिर वो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? ठीक है, तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? सी। परिसीमन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद 2008 से बात यहाँ पर हो रही है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें मध्य प्रदेश में हैं जो कि 6 हैं। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में ऐसी सीटों की संख्या 0 है, जबकि गुजरात में ऐसी सीटें 4 हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। लोकसभा की बैठक स्थगन, सत्रावसान या विघटन द्वारा समाप्त की जा सकती है। स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है जबकि सत्रावसान अनुच्छेद 85 के क्लॉज 2 में उसका सब क्लॉज क जो है उसके अनुसार होता है इसका सत्रावसान। और विघटन की बात करें तो 85 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज ख के अनुसार राष्ट्रपति करता है। इसको सब क्लॉज बोला जाता है, इसको केवल क्लॉज बोला जाता है, याद रखना। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? तो चुनाव व्यय की जो अधिकतम सीमा है ना 70 लाख रुपए है। देखें जरा कितनी है। फरवरी 2014 में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा को बड़े राज्यों में 40 लाख रुपए से बढ़ाकर के 70 लाख रुपए एवं छोटे राज्यों के लिए 22 लाख से बढ़ाकर के 54 लाख रुपए कर दी है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 16 लाख रुपए से बढ़ाकर के 28 लाख रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट है, ये प्रश्न पूछे कम जाते हैं इस तरीके से, बहुत मतलब रेयरली पूछा जाता है, कोई एक पूछ लिया जाएगा, लेकिन याद रख लेना। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला जो आम चुनाव हुआ था वह 1952 में हुआ था, आप सभी को पता होगा। लोकसभा का प्रथम चुनाव अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 में हुआ था।
पूछा जाता है ये अधिवेशन के बारे में। नेक्स्ट है, किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था? वह कौन सी लोकसभा थी जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का था? तो वह थी 5वीं लोकसभा। आंसर है ए। पं- 5वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष था, जिसने 19 मार्च 1971 से 18 मार्च 1977 तक कार्य किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार बात हो रही है, निर्वाचन क्षेत्र है? ठीक है, तो वह है आपका लद्दाख। आंसर क्या है? बी। क्षेत्रफल के आधार पर 5 बड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। यहाँ पर सीक्वेंस दे रखा है उनका। लद्दाख है, उसके बाद है बाड़मेर, उसके बाद है कच्छ, उसके बाद है अरुणाचल अरुणाचल पूर्व तथा अरुणाचल पश्चिम। ठीक है, इस तरीके से है। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक है, जो कि दिल्ली में है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? उपराष्ट्रपति, सॉरी, राष्ट्रपति, स्पीकर, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ नहीं लेता है। ठीक है, तो वह कोई और नहीं, करेक्ट आंसर यहाँ पर स्पीकर हो जाएगा, बी। अब ऐसा क्यों है? शपथ तो लेता है वो, लेकिन किस तरीके से लेता है ये जान लेते हैं, बता चुकी हूँ पहले। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष जो माना जाता है अपने पद की शपथ नहीं लेता है, क्योंकि वह जो है मेंबर होता है, उससे पहले ही वह संसद का यानी कि लोकसभा का सदस्य होता है, तो सांसद के रूप में ही वह शपथ ले लेता है, इसीलिए उसको अलग से स्पीकर के तौर पर शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जबकि बाकी के जो अन्य पद दिए गए हैं वो सारे अपनी शपथ ग्रहण करते हैं, प्रधानमंत्री हुआ, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह कौन थे? तो वह थे जीवी मावलंकर। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 15 दिसंबर 1954 को आचार्य जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इनके विरुद्ध यह प्रस्ताव 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। पहले ही अध्यक्ष थे और उनके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, बट कोई नहीं, उसको अस्वीकार कर दिया गया। नेक्स्ट है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? प्रश्न पूछा हुआ है। करेक्ट आंसर है मीरा कुमार, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया है। 15वीं लोकसभा में थी वह। ठीक है, ये भी याद रखना। मीरा कुमार अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष थी, जो कि जून 2009 में इस पद के लिए चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? ओके, तो जो जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे वह थे P.A. संगमा। आंसर हो जाएगा डी। P.A. संगमा वर्ष 1995 में प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने थे। वर्ष 1996 में वह लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष बने थे। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, किसके द्वारा नियंत्रित होता है लोकसभा का सचिवालय? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश और नियंत्रण में कार्य करता है। उसे सचिवालय के कर्मचारियों पर सदन के परिसर पर और संसद भवन संपदा पर सर्वोच्च प्राधिकार प्राप्त है। वह अपने इस प्राधिकार का प्रयोग लोकसभा के महासचिव की सहायता से करता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो वह बहस होती है द्वितीय वाचन में। आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ऐसा होता है जब कोई भी विधेयक होता है ना, तो वह कई सारी स्टेजेस से गुजरता है। ठीक है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, उसमें क्या होता है, उसमें वोट पड़ते हैं या फिर उसमें बहस होती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ बोला गया है कि बहस कब होती है? तो द्वितीय वाचन में होती है। विधेयक को पुनः स्थापित करने का प्रक्रम उसका प्रथम वाचन होता है। द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है और द्वितीय वाचन में ही विधेयक पर खंडशः विचार भी होता है। प्रभारी सदस्य का यह प्रस्ताव कि विधेयक या यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए विधेयक का तृतीय वाचन कहलाता है। तीनों वाचन के बारे में यहाँ दे दिया है शॉर्ट में जितना आपको ज़रूरत है। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई वह कौन थी? तो वह थी नरगिस दत्त। आंसर हो जाएगा बी। एक सेकेंड। भारत की प्रथम अभिनेत्री जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था नरगिस दत्त थी। उनका कार्यकाल 3 अप्रैल 1980 से 3 मई 1981 तक रहा था। नेक्स्ट है, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए
तो क्या होता है? ओके, तो क्या होता है? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता है, संसद भंग हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, या फिर कुछ नहीं होता ऐसा तो भाई। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अनुच्छेद 75 के तीसरे क्लॉज के अनुसार सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। याद रखना इस चीज़ को, सामूहिक रूप से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? किस अनुच्छेद के तहत? प्रश्न ये है। तो करेक्ट आंसर है 105, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। नेक्स्ट है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदन को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? ठीक है, तो यह घटना कहलाती है यील्डिंग द फ्लोर, यानी कि बैठ जाना। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। बैठ जाना अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य किसी को बोलने के लिए कह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी? तो वह प्रथम संयुक्त बैठक जब हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक से संबंध में हुई थी। आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक दहेज निरोधक विधेयक 1959 में 6 और 9 मई 1961 को आयोजित हुई थी। यह प्रथम संयुक्त बैठक थी। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का सचिवालय संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है, सरकार से स्वतंत्र है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है? तो यह आपका सरकार से स्वतंत्र है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय विधानमंडल के लिए सरकार से स्वतंत्र एवं असंबद्ध पृथक सचिवालय का विचार जनवरी 1926 में प्रभावी रूप से सामने आया। स्वतंत्रता के बाद भी इस विचार को अपना लिया गया। संविधान के अनुच्छेद 98 के तहत भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिवालय की व्यवस्था है जो कि सरकार से स्वतंत्र है। नेक्स्ट है, जिसका आंसर दिख गया है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। ओके, न्यायिक समीक्षा से। करेक्ट आंसर बी है। ठीक है, भारतीय संविधान के तहत संसद सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है, परंतु इसके द्वारा निर्मित विधि संविधान के मौलिक ढांचे का अतिक्रमण न करे, इस हेतु सर्वोच्च न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। नेक्स्ट है, संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? ठीक है, तो वह जो अनुपात है वो है क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में लिया जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अपवाद स्वरूप कुछ समितियों को छोड़कर लगभग सभी स्थायी समितियों में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात क्रमशः 2 और 1 का होता है। 44 क्वेश्चंस थे जो कि आपके कंप्लीट हो चुके हैं। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर पीडीएफ की आप लोगों को नीड है तो ये दिया गया नंबर है एक, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, जहाँ से इजीली आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। शॉर्ट नोट्स किस तरीके से लेने हैं, आरओ के लिए टेस्ट सीरीज़ चल रही है, जो कि हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन ले रखा है उनके लिए उसका जो कॉस्ट है 199 है। जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया है उनके लिए 299 है। ठीक है, जिसके साथ आपको फ्री में हिंदी के नोट्स मिलेंगे जो कि आरओ के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। ठीक है, बाकी इस नंबर पर आपको और सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। जिनको लेनी है टेस्ट सीरीज़ वो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।